आज के इस वीडियो में हम अगली कड़ी जो ले रहे हैं वो पेट की सामान्य जो बीमारियां हैं, गैस और एसिडिटी, बहुत कॉमन बीमारियां हैं। आम आदमी, लगभग हर आदमी इससे कहीं न कहीं पीड़ित दिखता है। तो डॉक्टर प्रोफेसर सुनील कुमार जोशी जी कुलपति हैं आयुर्वेद विश्वविद्यालय के, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस जो एक कॉमन बीमारी है गैस की और एसिडिटी की, इसको लेकर आयुर्वेद क्या कहता है और इसमें क्या मर्म को लेकर भी कोई समाधान है, इस पर हम उनसे जानना चाहें। आयुर्वेद में कहा जाता है कि समस्त रोगों का मूल हमारा पेट होता है, और यदि जिस व्यक्ति का पेट ठीक होता है उसको सामान्य रूप से अन्य बीमारियां नहीं होती। आज बदलती जीवन शैली और हमारे खाने पीने के बदलते ढंग ने निश्चित रूप से एक ऐसी समस्या के रूप में सभी लोगों को पेट की विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज छोटे से छोटे बच्चे में जो खाने की आदतें हैं वो तेज़ी से परिवर्तित हो रही हैं। फास्ट फूड का अति मात्रा में प्रयोग करना, समय पर न खाना, बार बार खाना, ये बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। आपने देखा होगा कि आज हर व्यक्ति कुछ ना कुछ हर घंटे में कोई ना कोई चीज़ खाता रहता है। कभी कोई चाय ले रहा है, कॉफ़ी ले रहा है, चॉकलेट ले रहा है, बिस्किट्स ले रहा है, कोई ना कोई चीज़ निरंतरता से खाते रहते हैं। और जब भी हम लोग देखते हैं कि ये असमय जब भोजन करते हैं, जिसको हम अध्यसन कहते हैं, तो उससे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, और जिसमें मुख्य रूप से जो हम जिसको अम्लपित्त कहते हैं, जिसको हाइपर एसिडिटी कहते हैं, और कभी कभी अधिक मात्रा में भोजन करने से GERD जैसे लक्षण होते हैं। जब हम पेट भर कर खाते हैं ज़्यादा, सामान्य रूप से नियम यह है कि हम पेट को 4 हिस्से एक तरह से हम लोग इमेजनरी करते हैं। उसमें यह कहा जाता है कि 2 हिस्से भोजन करना चाहिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा उसके हवा के लिए रखना चाहिए। तो सामान्य रूप से ये होता है। दूसरी चीज़, जब भी हम भोजन करते हैं तो आजकल आपने देखा होगा कि जो भी फास्ट फूड है या जो भी हम भोजन करते हैं तो उसको बिना चबाए भोजन करते हैं। जब तक हम भोजन को चबाकर या बिल्कुल माइन्यूट जिसको चर्न करके नहीं खाएंगे, उसको च्यू करके नहीं खाएंगे, तो वो सारा काम जो दांतों के द्वारा किया जाना होता है वो भी स्टमक में किया जाता है, और कहीं ना कहीं वो अर्धपक्व स्थिति में हमारे शरीर से निकल जाता है। और जब ये पूरी ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें हाइपर एसिडिटी होती है, जिसमें फ्लैचुलेंस होता है, और कब्ज़ भी हो सकती है, और कई कई बार जिसको हम लोग कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे लक्षण होते हैं कि बार बार पाखाना जाना, म्यूकस आना, और ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसमें मैं समझता हूं कि आज हमारा प्रत्येक व्यक्ति इस तरह की बाधाओं से ग्रस्त रहता है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि इसके क्या लक्षण होते हैं। सामान्य रूप से जब भी हम भोजन करते हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद पूरी छाती में जलन होना, पेट में जलन होना, पेट में हल्का सा दर्द या दुखन होना, और उसके बाद डकार आना, पेट का फूलना, ये सारे लक्षण होते हैं, और जिनके कारण व्यक्ति परेशान रहता है, पेट फूला फूला सा लगता है, और पेट में तनाव के साथ साथ हल्का दर्द होता है। तो ये जो गैस और एसिडिटी के लक्षण हैं ये सामान्य रूप से होते हैं। इनसे बचने के लिए हमें जो प्रयास करने चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो हमें अपने भोजन पर ऋतभुक, हितभुक और मितभुक का मतलब क्या है कि हमें ऋतु के अनुकूल भोजन करना चाहिए, हमें कम मात्रा में भोजन करना चाहिए, हमें हितकर भोजन करना चाहिए, मतलब जो हमको सूट करता है, जो हमारी प्रकृति के अनुरूप होता है, उसी तरह का भोजन करना चाहिए। सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि जो सुबह के समय हम लोग, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि सामान्य रूप से यदि हम सुबह के समय फलों का इस्तेमाल करते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, सुबह के समय फ्रूट जूस का इस्तेमाल करते हैं, तो जब सुबह इस्तेमाल नाश्ते में करते हैं तो वो बहुत सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दिन के समय में जब भी हम लोग भोजन करते हैं तो उसके साथ दही और मट्ठे का इस्तेमाल किया जा सकता है। और रात्रि को भोजन की मात्रा दिन के भोजन की मात्रा की अपेक्षाकृत कम होनी चाहिए, और सोने से कुछ समय पहले, 1-2 घंटा पहले भोजन हम लोगों को कर लेना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद भोजन नहीं करना चाहिए। और जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद पहले तो जैसे मैंने बताया कि चबा चबा कर भोजन करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन करना चाहिए, बीच बीच में थोड़े थोड़े मात्रा में जल का इस्तेमाल करना चाहिए, पानी पीना चाहिए। एक बहुत सारे एक कंसेप्ट है लोगों में कि भाई खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन ये जो कि गलत है। खाने के बाद में बड़ी मात्रा में पानी नहीं पिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे जो भी हमारे अंदर जो केमिकल्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो डाइल्यूट होते हैं और हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस को ख़राब करते हैं। तो लेकिन जब हम चबा के भोजन करते हैं और खाना खाने के बाद जब भी यदि हम लेटते हैं तो हमें पहले बाईं करवट लेटना चाहिए, क्योंकि स्टमक की पोजीशन
लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में होती है। और जब भी हम यदि राइट लेटरल पोजीशन में लेटते हैं, दाईं करवट लेटते हैं, तो स्टमक में और स्टमक के अंदर का जो कंटेंट है उसका पूरा प्रेशर पूरे हमारे पोर्टल सिस्टम पे होता है, और उससे जो हमारा लीवर की क्रियाविधि है वो प्रभावित होती है। इसलिए बाईं करवट लेटना चाहिए। बाईं करवट लेटने के बाद फिर थोड़े देर के बाद 1-1.5 घंटे के बाद आप दाईं करवट लेटेंगे, जिससे कि लीवर का जो फंक्शन है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो प्रॉपर होता है। तो जितनी भी जो चीज़ें आयुर्वेद में लिखी गई हैं, यदि हम उनका पालन करते हैं तो निश्चित रूप से पेट की बीमारियों से हम अपने को बचा लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों का हम उपयोग ना करें जो सामान्य रूप से फास्ट फूड हैं, पराठा है, समोसा है, तली चीज़ें हैं, मिर्च मसाला है, चाय, कॉफ़ी का इस्तेमाल, अधिक मात्रा में मिर्च मसालों का इस्तेमाल, यह सामान्य रूप से नहीं किया जाना चाहिए। और जब हम ये ऐसी चीज़ें लेते हैं तो निश्चित रूप से हाइपर एसिडिटी भी होगी, पेट में गैस भी बनेगी, और बहुत सारी पेट की तकलीफ़ें होती हैं जिनका यदि हम इनको छोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से हमें किसी चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होती। अब चिकित्सा के रूप में यदि हम देखना चाहें कि भाई हमें कैसा ऐसे रोगी को कौन-सा भोजन करना चाहिए, तो निश्चित रूप से जैसे मैंने आपको बताया कि फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उबली हुई सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सलाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, मट्ठे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूध यदि किसी को नुकसान करता है तो उसमें आप सौंठ को डालकर या हल्दी डालकर उस दूध का अल्प मात्रा में या कम मात्रा में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सामान्य रूप से जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें बहुत उपयोगी होती हैं। और पानी के रूप में मैं बताऊं कि यदि पानी है, उबला पानी यदि हम लोग पीते हैं तो पेट की गैस और इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। तो खाने में अदरक है, लहसुन है, और इसके साथ साथ नींबू का प्रयोग, गर्म पानी में नींबू पानी का उपयोग करते हैं तो हम गैस और तेजाब की तकलीफ़ों से अपने को मुक्त रखते हैं। औषधियों की यदि हम लोग चर्चा करें तो उसमें अभिपत्तिकर चूर्ण है, हिंगोष्टक चूर्ण है, आरोग्यवर्धिनी वटी है, या लीवर के लिए कोई और प्रिपरेशन का यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो गैस, तेजाब जैसी चीज़ों से हम मुक्त हो सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि गैस, तेजाब की स्थिति तब होती है जब व्यक्ति में कंस्टिपेशन या विबंध की तकलीफ होती है। जिस व्यक्ति का पेट साफ रहता है उसमें सामान्य रूप से ये तकलीफ़ें नहीं होती। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पेट नियमित रूप से प्रतिदिन प्रातःकाल साफ़ हो जाना चाहिए, हमारा जो मलत्याग है पूरी मात्रा में और समय पर होना चाहिए, कम समय में मलत्याग हो जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को मलत्याग में दिक्कत है तो सबसे पहले जो हम विबंध को दूर करने का, कंस्टिपेशन को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमें अम्ल पित्त की या और तरह की बीमारियों की चिकित्सा करनी होती है। यदि हम कब्ज़ को ठीक करने की चर्चा करें तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको हम त्रिफला चूर्ण कहते हैं, हरितकी चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसबगोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और खाने में मुनक्का और अंजीर जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपने में महत्वपूर्ण है। जितने भी अमरूद, पपीता जैसे फल जो फाइब्रस कंटेंट जिसमें ज़्यादा होता है, यदि हम इन चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, सब्जियों का अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो कब्ज़ की तकलीफ़ नहीं होती और सामान्य रूप से इन चीज़ों से आसानी से बचा जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जैसे नारियल पानी का प्रयोग या जो जौ के सत्तू का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, इससे अम्ल पित्त या हाइपर एसिडिटी की तकलीफ़ को सामान्य रूप से ठीक किया जा सकता है। तो बहुत सारे घरेलू उपचार हैं जिनका उपयोग करते हैं। एक फार्मूला और जो सामान्य रूप से हमारे घरों में प्रचलित है, सौंफ का, अजवाइन का और गुड़ का इस्तेमाल। खाना खाने के बाद यदि थोड़ी मात्रा में 1 ग्राम सौंफ, 1 ग्राम यदि आधा ग्राम, 1 ग्राम यदि इसमें अजवाइन मिला लीजिए और 5 से 10 ग्राम यदि गुड़ उसमें मिलाकर भोजन करने के बाद यदि इसको चबा लेते हैं और चबा कर इसको चूसते रहते हैं तो पेट में होने वाली एसिडिटी और जो पेट में होने वाली गैस है, ऐसी समस्याओं से आसानी से इन घरेलू उपचारों के द्वारा लाभ पाया जा सकता है। इसमें पेट की बीमारियों में गैस में मर्म का क्या कोई उपयोग किया जा सकता है? देखिए, हम लोग ये मानते हैं कि जब भी हम पाचन तंत्र की बात करते हैं तो इसमें एक तो हमारा जो समान वायु है, जो शरीर के 5 वायु हैं उसमें महत्वपूर्ण होती है समान वायु है। दूसरा पाचक पित्त की बात हम लोग करते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। और यदि हम विबंध की बात करते हैं, पेट को साफ करने की बात करते हैं, तो उसमें अपान वायु की बात करते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण मर्म बिंदु होता है जिसको हम कूरपर मर्म कहते हैं और जो कोहनी पर होता है, मैं उसको दिखाना चाहूँगा। और कूरपर मर्म की सहायता से और इंद्रवस्ती मर्म की सहायता से हम इन सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और जो पेट में जो तकलीफ होती है, पेट में जो दर्द है, गैस है, उसका तुरंत उससे निजात पाया जा सकता है। आप ये देख रहे होंगे कि ये कोहनी जो है उसका ये जो क्रीज आप देख सकते हैं, एल्बो क्रीज आप देख सकते हैं, और क्रीज के दोनों तरफ यदि हम देखें तो नीचे यदि हम देखें तो इसमें हम ऑलिक्रेन प्रोसेस देख रहे हैं अल्ना का, और उस पर यदि हम अंगूठे को, दूसरे हाथ के अंगूठे को रखते हैं और
ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर है इसको क्रीज पे रखते हैं, तो जहाँ पे दूसरी उंगली आती है, से मिडिल फिंगर आती है, मैं दिखाना चाहूँगा कि बीच की उंगली आती है, वहाँ पर ये आउटर पार्ट ऑफ द कूरपर मर्म होता है, ये बहुत सेंसिटिव होता है और टेंडर पॉइंट होता है। यदि हम इसको दबाते हैं तो एक फीलिंग आती है कि इसमें यहाँ कहीं टेंडरनेस है, उसको हम एक कूरपर मर्म कहते हैं। और इसी के पैरेलल दूसरी तरफ उसका दूसरा जो इनर पार्ट है उसको हम कहते हैं, ये इन दोनों सेंसिटिव पार्ट्स को दबाकर आप पेट की तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं। अब इससे इस क्रीज से 4 अंगुल की दूरी पर नीचे एक बिंदु होता है जिसको हम इंद्रवस्ती मर्म कहते हैं, और इंद्रवस्ती मर्म पर 3 से 4 अंगुल की दूरी के 3 अंगुली के 4 अंगुल के नीचे तो इसको इंद्रवस्ती कहते हैं। और इसको भी यदि हम 15 से 18 बार दबाते हैं तो पेट की गैस से फ़ायदा होता है, और जो फ्लैटस पास नहीं होती, कंस्टिपेशन की तकलीफ़ होती है, उसमें भी ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये चीज़ें होती हैं। तो दोनों हाथों में कूरपर मर्म का प्रयोग करना चाहिए और इंद्रवस्ती मर्म का प्रयोग करना चाहिए। यदि किसी को GERD की तकलीफ है या छाती में तकलीफ है तो हम इस क्रीज से ऊपर 4 अंगुल की दूरी पर आणी और ऊर्वी 2 मर्म होते हैं। या यहाँ पे 4 अंगुल की दूरी पे आणी होता है और ये ऊर्वी होता है। इनको भी यदि आप दबाते हैं तो जो इसोफेजाइटिस हो रही है, जो GERD की तकलीफ़ है, जो छाती में जलन की तकलीफ़ है, और जो कभी कभी इसमें ऐसा भी लगता है कि हृदय में भी, हार्ट में भी पेन हो रहा है, उन सभी से इन 2 बिंदुओं के द्वारा फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। एक बात और महत्वपूर्ण है कि ये कब्ज़ की तकलीफ़ क्यों होती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय आजकल ये है कि हम जो वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं, बैठकर जब मलत्याग करते हैं, उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो विबंध का कारण होता है, क्योंकि ये साइंटिफिक नहीं है। जब भी हम मलत्याग करने के लिए सिटिंग पोस्चर में बैठते हैं तो जो एक प्रॉपर फंक्शनिंग होती है जो पेल्विक फ्लोर की, वो नहीं हो पाती और प्रॉपर ढंग से वो इवैक्यूएशन नहीं होता। ऐसी स्थिति में यदि हम इंडियन स्टाइल से हम टॉयलेट जाते हैं, भारतीय विधि से के जो शौचालय उसमें बैठ के उकड़ू बैठ के करते हैं, तो एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि यदि आपने देखा होगा कि जब भी बच्चे मलत्याग करते हैं तो इन हाथों को ये ऐसे अपने घुटने के पीछे दबा लेते हैं। तो उसका अब क्या होता है कि जो हमारी एक तरह से रिस्ट है, जो हमारी रिस्ट जॉइंट होता है, वो रिस्ट जॉइंट का प्रेशर पैर के इंद्रवस्ती मर्म पर पड़ता है और उससे तुरंत मलत्याग होता है। तो जो यदि हम उत्कटासन में, जिसको हम उकड़ू बैठकर मलत्याग करने की प्रक्रिया करते हैं, तो उन लोगों को सामान्य रूप से कंस्टिपेशन की तकलीफ़ नहीं होती। अधिक मात्रा में पानी पीना, फाइबरस फूड का इस्तेमाल और जंक फूड को अवॉइड करना पेट की बीमारियों को दूर करने के मूल मंत्र हैं।